साथ नेहा दुबे। मुद्दे में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। हम बात करेंगे क्या भारत अफगानिस्तान को पूरी तरह से मदद करेगा, क्या तालिबान को कुचलने के लिए भारत अफगानिस्तान का साथ देगा, क्या तालिबान के दबदबे से भारत को नुकसान होगा, क्या यूएनपीए में भारत अफगानिस्तान का साथ देगा। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अफगान की सेना लगातार मुकाबला कर रही है। बीते दिनों इसी कड़ी में अफगानिस्तानी सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 24 घंटे के भीतर ही 300 तालिबानी लड़ाकों को सेना ने ढेर कर दिया। तालिबान आतंकियों के भीषण हमले से थर्राए अफगानिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी उनके देश में तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने मंगलवार को तालिबानी हिंसा के संबंध में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। हनीफ ने विदेशी राजनयिकों से मुलाकात की और कहा कि तालिबानी हिंसा में अब तक 3000 लोग मारे गए हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। अफगान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र को बुलाने की मांग की ताकि तालिबानी हिंसा को रोका जा सके। हनीफ ने मंगलवार को ऐसे समय पर भारतीय विदेश मंत्री को फोन किया जब काबुल में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के आवास पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में अब तक 10 लोग मारे गए। हनीफ ने भारतीय राजदूत को भी अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात और लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान के बीच गठजोड़ के बारे में बताया। अफगानिस्तान ने आपात बैठक बुलाने की गुहार ऐसे समय पर लगाई है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाली है। एक तरफ भारत इस मुद्दे को यूएन में उठाने वाला है, वहीं रूस ने अफगानिस्तान मामले पर चीन और पाकिस्तान से बातचीत की है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन को अपने फायदे के लिए कभी अमेरिका तो कभी रूस इस्तेमाल करता रहा। अब मुसीबत की घड़ी में ऐसे देश अफगानिस्तान से मुंह छिपा रहे हैं। अब सवाल है, क्या भारत खुलकर अफगानिस्तान की मदद करेगा? अफगानिस्तान ने मदद मांगी है, भारत सैन्य मदद देगा? क्या आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले देश अफगानिस्तान को मदद करेंगे? क्या पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी अफगानिस्तान में तबाही मचा रही हैं? लश्कर-ए-तैयबा को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान के इशारे पर यह सब हो रहा है। तालिबानियों के भारत को कितना खतरा तालिबानियों से है? जी हाँ, तो ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के आवास पर आत्मघाती हमला हुआ और इस हमले में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। हनीफ ने भारतीय दूतावास, आपको बता दें कि भारतीय राजदूत को भी अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात और लश्कर-ए-तैयबा के तालिबान के बीच गठजोड़ के बारे में बताया है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। अब सवाल पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन को अपने फायदे के लिए कभी अमेरिका इस्तेमाल करता रहा तो कभी रूस, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि भारत सैन्य मदद क्या अफगानिस्तान की करेगा। हमारे साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र कुमार ओझा जी इस वक्त हमारे पास है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी जी आपसे है, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, आप बताइए मुझे दरअसल अफगानिस्तान की क्या मदद भारत को करनी चाहिए और क्या करेगा? बिल्कुल नेहा, भारत को बिल्कुल मदद करनी चाहिए और भारत कर रहा है और करेगा भी। तो इसमें शक नहीं है कि जो अभी सिचुएशन है अफगानिस्तान में वो काफी कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड है। जो तालिबान ने रूरल एरिया है उसको एक प्रकार से जीत लिया है, करीब 200 के करीब डिस्ट्रिक्ट 400 में से, और उसके बाद उस क्रॉसिंग पॉइंट जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान प्लस ईरान और पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कब्जे ली।
मगर ये भी सच है कि वो अर्बन एरिया में कोई भी प्रोविंस और प्रोविंस की कैपिटल को नहीं ले पाए हैं। जिस प्रकार से उन्हें कंधार में, हेरत में और कहीं ना कहीं हेलमंड में जो लश्करगाह पे हमला किया, वो हमले नाकाम रहे हैं और अफगान की फोर्सेज ने काउंटर ऑफेंसिव में उनको काफी तालिबान को मारा है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो एयर पार, क्योंकि तालिबान के पास एयर पार नहीं है, अफगान फोर्सेज के पास 170 एयरक्राफ्ट है। उसके साथ अमेरिका भी अपनी एयर पार का इस्तेमाल करके तालिबान के जो इलाके में फायर करके उनको बर्बाद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अफगान फोर्सेज है तालिबान का बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर पाएगी और तालिबान जो है वो अर्बन एरिया जो कैपिटल है उनको नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास स्मॉल आर्म्स और मोटर के अलावा हथियार बड़े नहीं हैं। ऐसे में जो भी अभी सिचुएशन है, भारत चाहता है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज बातचीत हो रही है, क्योंकि भारत अध्यक्षता करता है। ये अभी इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। हमारे एम्बेसडर तिरुमूर्ति ने यही पहले अनाउंस कर दिया कि 6 अगस्त को आज इसकी इमरजेंसी मीटिंग है जो अफगानिस्तान के बारे में बातचीत करेगी। भारत का नजरिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए, तालिबान और अफगान फोर्सेज में वायलेंस बिल्कुल रिड्यूस होके उसके बाद बातचीत की टेबल पे बैठे दोनों तालिबान और अफगान और कोई नतीजा निकले, इंटरिम गवर्नमेंट बने। मगर ऐसे में जो अभी तक सिचुएशन में भारत ने पहले भी हथियार, वेपन, अम्यूनिशन की मदद दी थी अफगानिस्तान को, अब भी मुझे लगता है जिस प्रकार से जहां पर भी मदद हो पाएगी भारत मदद करेगा। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने यूनाइटेड नेशन में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले फ्रांस था, उसको भी बार बार अफगानिस्तान ने बताया, मगर किसी ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। अगर आप देखोगे कि आज इसके ऊपर मीटिंग में बातचीत हो रही है, कोई ना कोई नतीजा निकलेगा अफगानिस्तान। बिल्कुल कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। क्या नतीजा निकलेगा इस पर सभी की निगाहें हैं। ओझा साहब, ये आपसे समझना चाहेंगे कि यूएनएससी की अगर हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता की पहली पारी में अफगानिस्तान एक बड़ी चुनौती है। भारत की रणनीति कैसी होगी? देखिए, डिप्लोमेसी का एक अपना रोल जरूर होता है, लेकिन फिलहाल जो अफगानिस्तान में जो जमीन पे हालात हैं, उस हालात में सुरक्षा की बहुत तीव्र आवश्यकता है। ये सुरक्षा है वल्नरेबल पॉइंट्स को बचाने की, जो वाइटल पॉइंट्स इंस्टॉलेशन से उनको बचाने की। जनरल साहब ने कहा कि देखिए वो अर्बन एरियाज को तालिबान नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जो अफगानिस्तान के एलीट फोर्सेस हैं जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया है काउंटर इंसर्जेंसी में, वो किसी भी दुनिया के फोर्सेस के मुकाबले काफी प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। नेहा ये लड़ाई बहुत ही जटिल किस्म की लड़ाई होती है। ऐसी लड़ाइयों को बड़ा क्लोजली मैंने देखा है और उससे रिसर्च भी किया है। ये लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस लड़ाई को पूरी तरीके से खत्म करने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। ये आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लड़ाई को खत्म, और देखिए अमेरिका जैसा देश भी इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाया और वो बीच में छोड़ के चला गया, क्योंकि इस लड़ाई को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो बड़े मजबूत लोग थे। पाकिस्तानी स्टेट का जनरल साहब ने जिक्र किया। ये जग जाहिर है, सभी दुनिया में सभी को मालूम है कि पाकिस्तान कैसे जो है इसको बढ़ावा दिए जा रहा है, और ये सिर्फ इस्लामिक रेडिकलिज्म से उसका लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कि दुनिया का 84% ड्रग का जो एम्पायर है वो अफगानिस्तान में ड्रग वो पैदा की जाती है। बिल्कुल ओझा साहब, आपने बिल्कुल सही कही है। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो किसी से छिपी नहीं है। शिवाज साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, अगर तालिबान की हरकतों की अगर हम बात करें तो उसको शह देने के लिए पाकिस्तान लगातार आगे आता रहा है, और पाकिस्तान कैसे भारत को काउंटर कर सकता है? क्या आगे की रणनीति उसकी रह सकती है? हाँ देखो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। और तालिबान की ऑल आउट मदद पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान की जो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन है वो पाकिस्तान की तरफ से जा रही है। उसकी फैमिली, उसकी मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में मिलती है। उसके लिए फंड कलेक्ट होते हैं पाकिस्तान से। उसके जो ऑपरेशन कंडक्ट हो रहे हैं मेन, वो क्वाटा और पेशावर से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 10,000 के करीब आतंकवादियों को भेजा हुआ है, जो कि लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के हैं। उनको एक स्टेज इंस्ट्रक्शन है कि जो भी भारत के प्रोजेक्ट हैं, भारत ने जो वहाँ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, उनको बर्बाद करना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। पहले उसने अमेरिका को डबल क्रॉस किया। जो पैसा आता रहा अमेरिका से
उस पैसे को ये वापस तालिबान को देता रहा। $33 बिलियन आया 20 साल में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया था। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो नेगेटिव भूमिका है वो ही एक प्रकार से प्रॉब्लम है, जो कि सोल्यूशन निकलने नहीं दे रही। और वो तालिबान को मदद कर रहा है, और तालिबान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तालिबान ज्यादा से ज्यादा इलाका जीतना चाहता है। वो समझता है कि इससे पहले नेगोशिएशन हो तो हम ज्यादा इलाका जीत लें तो हमारी जो है एक प्रकार से बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। मगर ये समझने की कोशिश करनी है तालिबान को कि अगर वो वायलेंस लेवल बढ़ाएगा तो उसके ऊपर कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई देश उसको मान्यता नहीं देगा। और उसके बाद जो उसके लीडर हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है यूनाइटेड नेशन से, वो कभी भी उनको हटाया नहीं जाएगा। तो तालिबान को अभी समझना चाहिए, भारत चाहता है कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट दोनों बातचीत करें और निगोशिएशन टेबल पर बैठे। हम चाहते हैं कि इट शुड बी अफगान लेड, अफगान कंट्रोल एंड अफगान ओन। तो ये बात होनी चाहिए। तो भारत एक बड़ी पॉजिटिव सिचुएशन पर चल रहा है, और भारत ने आज जो मीटिंग बुलाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, मुझे लगता है ये कुछ न कुछ एक पॉजिटिव जो है रिमार्क और पॉजिटिव सोल्यूशन की तरफ नतीजा जाएगा आज इस बातचीत का। ठीक है, ठीक है। ओझा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें, चीन की भूमिका भी इसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने वाली है। चीन को इस पूरे मामले में कूदने का क्या मकसद हम निकाले? नेहा, धीरज से 2 मिनट सुनिएगा। जी जी जी। चीन जो है इस एरिया में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। ये युद्ध का जो तरीका है प्रॉक्सी वॉर, कि किसी और के जरिए हम युद्ध करें और हम डिनाई भी कर सके कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो इसमें देखिए, चीन एक सभ्यता के रूप में पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। उसका प्रॉक्सी है पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रॉक्सी है तालिबान। तो चीन चाहता है कि दुनिया के तमाम देशों को एक तो यहाँ से हम हटा दें, भगा दें या उनको करने दें। इस जगह को वो लॉफुली नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर के जरिए नहीं जीत सकते हैं। तो कन्वेंशनल वॉर के जरिए नहीं जीतेंगे तो वो इस तरीके के युद्ध से, छद्म युद्ध कहें, कवर्ट वॉर कहें, प्रॉक्सी वॉर कहें, इर्रेगुलर वॉर कहें, उसके जरिए वो जीतना चाहते हैं। और उनका मकसद बहुत क्लियर है। एक तो अपने आप को जो उइगुर वाला ईस्टर्न तुर्किस्तान का इलाका है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। दूसरे, ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि दुनिया के सारे देश यहाँ से हट जाए। तीसरा, चीन अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन से भी अधिक के मिनरल रिजर्व है। चीन ने एग्रीमेंट तो साइन कर लिया है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। चीन की पाकिस्तान के जरिए या तालिबान के जरिए इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है, उनको चिंता जरूर है। लेकिन चीन का जो विस्तारवादी तरीका है, उस विस्तारवादी तरीका में अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान से, पाकिस्तान से उनकी ट्राइलैटरल डायलॉग 2003 से चल रही है। तो आप देखेंगे अगर अफगानिस्तान स्प्रेड करता है तो वो चीन का अटैक करेगा, नहीं तो चीन का अटैक नहीं करेगा। तो चीन की एजेंडा स्ट्रेटेजिक भी है और कमर्शियल भी है। नया ओझा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्या चीन की दखल अंदाजी इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो क्या भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर मुसीबतें खड़ी कर सकती है क्या? क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों साथ में हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं? ओझा साहब जी। निश्चित रूप से देखिए, भारत एक मात्र ऐसा देश है इस क्षेत्र में जो चीन जो अपने वर्चस्व बढ़ा रहा है तो उसको वो एक रोड़ा मैंने तोड़ सकता है। और दुनिया में देखा जाए तो मैं पश्चिम के इस फैसले से नहीं मानता कि प्रजातंत्र का भविष्य अमेरिका की डेमोक्रेसी पे या यूरोप की डेमोक्रेसी पे निर्भर करता है। चीन का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है कि डेमोक्रेसी की कोई जरूरत नहीं है। हम एक अथॉरिटेरियन तरीके से हम एक दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं। तो आप देखिए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR जब 1948 में होता है, डीकॉलोनाइजेशन होता है, तो दुनिया एक अलग दिशा में जा रही है। चीन ने उस दिशा को मोड़ दिया है और वो पाकिस्तान के जरिए मिलकर जो भी उन्होंने अपना भीतर में प्रशासनिक ढांचा बनाया है ओपेक अथॉरिटेरियन, लेकिन उसमें भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस मॉडल को आगे करने के लिए वो भारत को हर तरीके से परेशान करने की कोशिश किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में ही नहीं, आप देखें कि हिंद महासागर में आके कई जगह जो उन्होंने पोर्ट्स बनाए हैं, अफ्रीका तक को उन्होंने कब्जा कर लिया है एक तरीके से। और अमेरिका की डेमोक्रेसी के पास भी उसका जवाब नहीं है। तो देखिए, अफगानिस्तान में जो भी होगा उसमें अगर जो ये हालात बने रहे, तालिबान मजबूत होता रहा, पाकिस्तान चलती रही, तो संभव है कि आने वाले दिनों में भविष्य में झगड़ा हो, ये ग्रुप बिखर जाए, आपस में लड़ना शुरू करें। लेकिन ये अभी मुश्किल लग रहा है। और चीन जो है उसके पास जो है आखिरी बाजी है, जो असली ट्रम्प कार्ड जो है चीन के पास है कि वो आके सडनली सबको ये कर सकता है। और जब भी इस्लामिक आतंकवाद बढ़ेगा तो भारत को दिक्कत है।
तो देखा जाए तो मिलिट्री, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली ये जो हालात हैं ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं भारत को। लेकिन हाँ, मैं इसमें भी विश्वास नहीं करता कि हम बिना सोचे समझे इसके लड़ाई में शामिल हो जाएं। हमें दिमाग से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स वॉर है। इस कॉम्प्लेक्स वॉर को दुनिया की कन्वेंशनल फोर्सेज, जो सबसे बड़ी मिलिट्री है, वो हैंडल नहीं कर पाई है। तो इस कॉम्प्लेक्स वॉर को हमें बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ सोच समझ के लड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सोच समझकर और बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है भारत को। लेकिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, शिवाजी जी मुझे आप समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि रशिया की भी अगर हम बात करें तो रशिया भी पूरी तरह से अपने दांव पेच कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने अफगान पर एक बैठक की, लेकिन इस बैठक में चीन और पाक को तो बुलाया गया, लेकिन भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। कैसे इसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो नेहा, सब देश अपना अपना इंटरेस्ट देखें तो ये विडंबना है। और ज्यादातर अफगानिस्तान का ओवरऑल इंटरेस्ट की बजाय अपने देश का इंटरेस्ट देखा जा रहा है। जैसे आपने पहले चीन के बारे में पूछा था, ऊर्जा साहब ने बताया, मैं उसको 2-3 चीजें पहले ऐड कर देता हूँ कि जो चीन है वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है अफगानिस्तान में। तो समझता है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर मिडिल ईस्ट ले जाएगा। और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो अनएक्सप्लॉयड रिसोर्सेज हैं, जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर भी है और आयरन भी है, गैस भी है, ऑयल भी है, उसको वो एक प्रकार से एक्सप्लॉयट करना चाहेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। वो एक अपॉर्चुनिटी है। एक उसको प्रॉब्लम है, उसका डर है कि कहीं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहां से स्टार्ट होके दीगर मुसलमान जो इसके सिंजांग प्रोविंस में है उसको इम्पैक्ट ना कर दे। वो मुझे लगता है तालिबान ने इनको विश्वास दिलाया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ऐसे में मेरे को लगता है तालिबान और चीन के बीच के अंदर बातचीत हुई है। तालिबान चीन को अपना फ्रेंड बोलता है और उसको चीन की जरूरत है। अगर कोई डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट जरूरत है अगर अफगानिस्तान में, तो चीन से ज्यादा बेटर नहीं कोई हो सकता, क्योंकि उसके बाद डीप पॉकेट है। ये तो बात रही चीन की। जो अभी रूस है वो भी आपने ठीक बोला कि जब रूस है वो उसका कुछ रवैया भारत की तरफ अफगानिस्तान को लेके काफी खटास वाला रहा है। जो पहले भी मीटिंग हुई तो उसने कभी भी भारत को इसका हिस्सा नहीं समझा और ना भारत को बुलाया। ये तो अमेरिका जब आए जो बाइडेन, उसने प्रेशराइज किया कि भारत को भी एक सदस्य बनना चाहिए। सच्चाई ये है कि रूस जो है वो अपना ये देख रहा है कि कहीं जो अफगानिस्तान में तालिबान अगर आता है तो अगर वहां पर डिस्टर्बेंस होती है, वहां से रिफ्यूजी आते हैं, वहां से मिलिटेंसी इसकी सेंट्रल एशियन स्टेट में पहुंचती है, जिसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां से होके वो रूस में भी पहुंच सकती है। ये उसको बड़ा चिंता का विषय है कि इंस्टेबिलिटी जो आएगी, जो रिफ्यूजी आएंगे कहीं वो मिडिल जो सेंट्रल एशियन स्टेट में जाएंगे तो वो आने वाले टाइम में रूस में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो हरदम अपना फायदा देख रहा है। मगर ये एक बड़ा दुख की बात है कि रूस ने भारत को एक सीरियस कंटेंडर नहीं समझा अफगानिस्तान में। अगर आज भी देखें आप, एक त्रिका की मीटिंग होगी 11 अगस्त को, जिसके अंदर यूएस, रूस और चीन और पाकिस्तान है, उसके अंदर ना भारत है ना ईरान है। तो ये सच्चाई है कि हर देश अपनी अपना इंटरेस्ट देख रहा है। भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है। भारत को 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं जो करने लायक हैं। एक तो भारत को ये देखना है कि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, सोच समझ के फैसला लेना है। भारत चाहता है कि कहीं पीसफुल नेगोशिएशन लगे, क्योंकि अगर तालिबान आता है तो भारत को ये समझना चाहिए कि तालिबान के साथ भी हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी खोल ली है और उसमें कि अगर वो आता है तो ये नहीं हो कि हम बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाए। और सेकेंड थिंग, हमें डर ये है कि जो ये 10,000 आतंकवादी गए हैं अफगानिस्तान में, प्लस इस्लामिक स्टेट, प्लस जो आपके अल कायदा के हैं, कहीं ऐसा ना हो इनका मुंह मोड़ के तालिबान के आने के बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया जाए। अगर आप पीछे देखें 1989 में जब रूस चला गया था सोवियत यूनियन, तो ये मुजाहिदीन भारत की तरफ आ गए थे और मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी उसी टाइम कश्मीर में। तो अभी हमें पूरा शक है और हम इसके लिए तैयार हैं
कि ये 10,000 के करीब और 15,000 हो सकते हैं, बिल्कुल। ये आतंकवादी भारत की तरफ आ सकते हैं, मगर भारत का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बड़ा पुख्ता है और हम तैयार हैं इस बात, बिल्कुल, हमें बहुत मालूम है। बहुत तो सही मैं बात ये आपने कही है और जाहिर तौर पे फूक फूक कर कदम रखने की यहाँ पर जरूरत है। एक छोटा सा सवाल मेरा ओझा साहब आपसे है, क्या आतंक के खिलाफ, क्योंकि अगर हम देखते हैं आतंक के खिलाफ तमाम देश एकजुटता की बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर अगर इसको उठाया जाता है भारत की तरफ से तो सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन क्या अगर आतंक के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है तो क्या आवाज उठाने वाले देश अफगानिस्तान को मदद करेंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए, दुनिया में जब से दुनिया बनी है हम बातें अच्छी करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात होती है तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने आतंक को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए इस्तेमाल किया है। जी। आज की तारीख में चीन जो है बहुत ही असेंडेंस पे है, भले ही अमेरिका उससे थोड़ा सा आगे हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है गवर्नेंस के लिए भी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, अग्रेसिव वॉर के लिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये होने पे लोग बात जरूर करेंगे। देखिए, जो आप बात करते हैं, बात करने वाले लोग और होते हैं, लड़ाई करने वाले लोग और होते हैं। जो लड़ाई हो रही है तो इसमें मैं मानता हूँ हिंदुस्तान या एशिया में शायद मैं अकेला व्यक्ति होऊंगा जो बार बार कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ये इंसर्जेंसी, इस्लामिक रेडिकलिज्म साथ चल रहे हैं और ये डेमोक्रेसीज को बहुत बुरी तरीके से सबवर्ट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की जो लड़ने की ताकत है इन चीजों से वो कम हो रही है। हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में वो पिन पॉइंटेड तरीके से सबवर्शन के जरिए, जिस किसी के जरिए वो कर रहे हैं। तो ये आवाज वो जरूर उठा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इसका ट्रांसलेट बिल्कुल एक्शन लेने की बारी जब आती है तो जाहिर तौर पर वहां पर कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ा जाता। बहुत शुक्रिया आपका ओझा साहब, और शिवाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम विस्तार से इस पर हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर तौर पे यहाँ पर अब भारत को बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक भारत का स्टेप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा ये कहा जा सकता है कि लाभ भारत के लिए हो सकता है। लिहाजा अब यहाँ पर फूक फूक का कदम रखने की जरूरत है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।